हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे डिस्कशन सेशन में, जिसमें आज हमारे साथ हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रोफेसर बीसी जाट सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक स्वागत यू। है आपका। थैंक अ, यू। इस डिस्कशन में सर हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, किस तरीके से आप उनको दूर कर सकते हैं। सर का एक लंबा अनुभव रहा है टीचिंग का और खुद की प्रिपरेशन का, बहुत सारी बुक्स को लिखने का। उनके इस एक्सपीरियंस से और इस वास्ट नॉलेज से ज्योग्राफी में हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी डिस्कशन को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा और आप सभी के जो क्वेश्चंस लगातार मेरे पास आए हैं उनको मेरी आवाज में मैं आप सभी के क्वेश्चन सर से पूछूंगा और सर हमें उसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। तो वैसे तो सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सर का एक स्वागत के तौर पर सर के बारे में बताना चाहूंगा। सर प्रोफेसर बीसी जाट सर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं सर की। इन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं जिनको मैं एक सांस में बोल भी नहीं सकता। करीब 25 से 26 बुक्स, अगर सर मैं गलत नहीं तो 25-26 बुक आप लिख चुके हैं। और ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांचेस पर, चाहे आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात कीजिए, मानव भूगोल की बात कीजिए, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट और जियोमॉर्फोलॉजी, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ वाटर रिसोर्स, इस तरीके की तमाम बुक्स सर लिख चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं एक सांस में सभी बुक्स के नाम ले भी नहीं सकता। और सर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, जिसके लिए सर को कई सम्मानित भी किया गया है। मोदिनी पुरस्कार से, पृथ्वी विज्ञान मौखिक लेखन पुरस्कार से, ग्राम बजट पुरस्कार से। तो सर का इतना लंबा जो एक्सपीरियंस है उसके हम सभी से लाभान्वित होंगे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से और स्वागत है। सबसे पहले सर आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे करके आपने शुरुआत करा और कैसे आप इतना आगे तक अभी जा रहे हैं। इसके बारे में हमें मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद अंकित जी। आज आपने मेरे जो भूगोल के विद्यार्थियों के बीच मुझे लाने का जो मौका दिया है, उसके लिए आपको और अनअकैडमी को, सारे परिवार को थैंक यू। जी धन्यवाद। मैं बेसिकली एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और ग्रामीण परिवेश में मेरी सारी सरकारी स्कूल के अंदर मेरी पढ़ाई हुई है। और यहीं पास के कस्बे से मैंने 12वीं पास करके राजस्थान बोर्ड में मैंने मेरिट में स्थान बनाया था 1991 में। फिर मैंने भूगोल ऑनर्स से राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए ज्योग्राफी ऑनर्स, एमए ज्योग्राफी से एमफिल और पीएचडी, सारी जो मेरी पढ़ाई है वो प्रथम श्रेणी से राजस्थान विश्वविद्यालय से पूरी हुई। उसके बाद में देहरादून से मैंने 2 बार रिमोट सेंसिंग में जीआईएस का जो एप्लीकेशन है उस पर डिप्लोमा किया है। और सारी जो पढ़ाई का जो मेरा रहा उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो मेरे गुरुजनों का रहा। मैं किसान का बेटा हूँ और मैं हमेशा उनके सानिध्य में रह करके ही बहुत कुछ मैंने सीखा है। सबसे बड़ा जो प्रेरणा स्रोत रहा वो ये रहा कि मेरा एक जो शक्ति है गुरु की, उसमें मेरा विश्वास रहा। मैंने कभी अपने आप को डाइवर्ट नहीं किया है कि आज किसी ने मुझे कोई गाइड किया तो मैं उस बात को मान लूं और दूसरे दिन दूसरे ने किया। मैंने फेथ रखी है और उस फेथ को मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि 1991 से अब तक आज 30 साल हो गई। 30 साल पहले मैं राजस्थान कॉलेज में प्रोफेसर आर के गुजर साहब के सानिध्य में मैं स्टडी चालू की। सबसे पहले वो मिले, फिर सारी पढ़ाई मैंने उनके साथ की है। तो आज भी हमारा वही रिश्ता है, वही विश्वास है, वही फेथ है। और वो आज मुझे भी अपना बेटे की तरह मान के हर चीज वैसे ही बताते हैं। ये एक सूत्र है जी किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। और जी जो लेखन में मैं आया तो 1999 में पीएचडी पूरी होते ही सर ने मुझे अपनी पूरी पूंजी, जो जिसे एक शिक्षक की पूंजी होती है, अपना अध्ययन अध्यापन की पाठ्य सामग्री, वो मुझे संभलाई थी कि मिस्टर बीसी ये तो तेरी पाठ्य सामग्री है और इसको आपको संभालनी है आगे लेकर के और लिखो। तब मुझे ये पता नहीं था कि मैं कोई, मुझे पाठक इतना अच्छा स्वीकार कर लेंगे। ये मैं मेरे जीवन के लिए मैं उनके प्रति जितना मैं भगवान के प्रति ऋणी हूँ कि मैं इस जीवन में मुझे एक मौका दिया है। प्रोफेसर बनना चाहता था और वो मैं बना, मेरा एक ही लक्ष्य था जीवन में। जी वैसे भूगोल के विद्यार्थियों ने भी मुझे स्वीकार किया। धीरे धीरे मैं लिखता गया, लेकिन मेरा लिखने का जो तरीका था वो मैं जो भी पाठक थे उनको देख के लिखता था कि वो क्या चाहते हैं। जी लेखक हमेशा क्या करता है, किसी बुक को लेके और उसकी कंटेंट देख के चालू करता है। मैं बुक को कभी कंटेंट देख के चालू नहीं किया, मैंने आवश्यकताओं को देखा है कि बच्चों की आवश्यकता क्या है, वो क्या चाहते हैं। और बराबर कोई भी एग्जाम होती है, अब भी कोई भी नेट की हो, सेट की हो,
सिविल की एग्जाम हो, तो किसी भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम हो, मैं तुरंत वो पेपर लेके देखता हूँ कि कहीं डायरेक्शन तो नहीं बदल रही है, और तुरंत मैं अपडेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा 30 साल का करियर पढ़ाई से लेके और लेखन तक पूरा यहाँ तक मेरा गुजरा। और मेरा एक सपना था कि मैं यूरोप और वहाँ की भी पढ़ाई और सारी देखूं, तो वो भी मेरा पूरा हुआ। मैंने प्रशांत महासागर और अपना अटलांटिक और तीनों महासागरों के जो स्टेट मतलब वहाँ का ये यात्रा है वो भी मेरी पूरी हो पाई है। ये बहुत मेरी यात्रा रही है संक्षिप्त में। अ, बहुत खूब। इसी बात पर मुझे एक दोहा याद आ रहा है कबीर जी का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो शिष्य और गुरु की एक परंपरा है, उसको किस तरीके से कायम रखा जाए सर, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स में क्या है ना कि ऑनलाइन मीडिया का जमाना है। तो बिल्कुल अगर आप सामने हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक एनर्जी लेवल कुछ अलग होता है। लेकिन हम बिल्कुल ऑनलाइन हम स्टडी कर रहे हैं, एक अच्छा भी, उससे हमारा टाइम बचता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होती है। लेकिन जो एक वो रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में लैक हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ बिल्कुल कुछ बीच में लैकिंग रहती है। लेकिन जो हम सामने से आपसे एनर्जी ले सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो सबसे पहले सर, अब आप हमें बताइए कि जब स्टूडेंट प्रिपरेशन करने जाते हैं, एक बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है जिसने अभी ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, हम अज्यूम करते हैं कि बिल्कुल अगर वो ज्योग्राफी नॉन ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड भी है, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन सब करना, अगर एमए कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहेगा ही चाहेगा। तो शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि मार्केट में कई सारी चीजें अवेलेबल हैं। आज तो ऐसा है कि लबालब भरा हुआ है मार्केट, बिल्कुल ये भी कर बिल्कुल लीजिए, वो भी कर लीजिए, ये कोर्स भी है, वो कोर्स भी है, यहाँ पर मेंटोर ये बता रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पे कुछ और बता रहे हैं। तो एक जो एवरेज बच्चा है, जिसको ना ही वो टॉपर रहा है, लेकिन वो करना चाहता है प्रिपरेशन और अपनी मेहनत से, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, तो हम सब अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें वो, क्योंकि डाइवर्जन इस समय पे बहुत है। इस बारे में आप बिल्कुल। अपना मार्गदर्शन कीजिए। मैं इस परिदृश्य में एक बात कहना चाहूंगा कि जो 2 साल में ज्यादा हम डिपेंड हो गए कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। पहले इतना नहीं था, कोविड के बाद हम ज्यादा डिपेंड हो गए। जी। हालांकि पहले भी बच्चों का डाइवर्जन तो था कि जी। बच्चे, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति में कभी फेथ नहीं रखते थे। जी। देखिए, पढ़ाई अपनी जगह है, मार्गदर्शन अपनी जगह है, और उसको बिल्कुल। वेटेज बराबर देना जरूरी है। आप क्या पढ़ रहे हैं सारे दिन, उससे कोई मतलब नहीं है अगर आप सही नहीं पढ़ रहे हैं तो। जी। मैं, मेरे कई स्टूडेंट अब स्कूल एजुकेशन में भी आ चुके हैं और कई मिलने वाले, हम सारा एक ग्रुप है। हम लगभग 100 से 200 लोग तो राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजेज में ऐसे लोग हैं जो कम्युनिकेट करके उन बच्चों को फर्स्ट ईयर से हम उन्हें गाइड करना चालू करते हैं, उन्हें सपने दिखाते हैं कि बेटा फर्स्ट ईयर की बुक केवल फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, ये फिजिकल ज्योग्राफी आपके जीवन में कहाँ तक काम आएगी। सबसे पहली ड्यूटी टीचर की बनती है बच्चे से पहले। अगर वो टीचर उसको, चाहे वो बच्चा नॉन कॉलेजिएट है पर वो कॉन्टेक्ट में तो आता है टीचर के, जी। तो टीचर की ड्यूटी ये बनती है कि वो बच्चे को गाइड करे। बच्चे की ड्यूटी ये बनती है कि हम बच्चे को हमेशा ये कहते हैं कि बेटा कोई भी एवरेज और इंटेलिजेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने लेबर कितना करते हो। क्योंकि इंटेलिजेंस ही अपनी जगह है और लेबर अपनी जगह है। कई जी। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले बच्चे वो जल्दी उनसे आगे निकल जाते हैं। जी। मेहनती बच्चे को हम टटोल लेते हैं कि ये बच्चा ज्यादा इसमें गैस्पिंग पावर नहीं, तो इस बच्चे को हमें थोड़ा सा अलग अप्रोच देनी पड़ती है। तो जी। ऐसे बच्चों को हमें शुरू में ही उसकी कंटेंट को समझाना पड़ता है। ये प्रयोग मैं इसी साल का बताता हूँ, जैसे कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में करीब रेगुलर 20-25 बच्चे मेरे संपर्क में रहे 50 में से। उन बच्चों में से मैंने कुछ बच्चों को छांटा कि ये बच्चे रेगुलर शायद डाइवर्ट हो रहे हैं, उनको अलग से एक एक को गाइड किया, और वो बच्चे आज पर हमने इतना कोर्स पढ़ लिया है, अब आगे क्या पढ़ना है। वो उससे पहले नहीं पढ़ते थे क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं था ये बात कि आपको हम्म। आपका जो कंटेंट है वो किस रूप में काम आएगा। ये तो बात है ग्रेजुएशन की। जी। अब हम सब कुछ ग्रेजुएशन में नहीं बता पाते, क्यों? इसमें दो कारण है। एक तो हम भी पूरी चीज नहीं बता पाते, सिलेबस का दबाव रहता है। एक बच्चे का विकास भी इतना नहीं हो पाता है, वो स्नातक फाइनल ईयर में आते आते सोचता है, कहीं से सुनता है, तो पीजी में आता है जब उसको कंसर्न सब्जेक्ट में उसको पीजी करना होता है। उस समय हम बच्चे को न केवल उसके पेपर के रूप में पढ़ाएं, बल्कि उसको बताया जाए कि आपका एमए प्रीवियस में पहला पेपर ज्योग्राफिकल थॉट का है, तो आपको इसको किस रूप में पढ़ना है। आजकल एक ट्रेंड और आई है, हो सकता है पूरे इंडिया में नहीं आई, राजस्थान में ज्यादा परंपरा है, जो टेक्स्ट बुक बच्चे कम पढ़ने लग गए हैं। तो जी। जी। बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं कि वो टेक्स्ट बुक पढ़ें शुरू से ही।
ताकि टेक्स्ट बुक पढ़ेगा तो उसके वो नेट के अंदर भी काम आएगी। और फिर हम उसके सिलेबस को पीजी में ही मैं नेट के सिलेबस को साथ साथ पढ़ाता हूँ बच्चे को, कि उस बच्चे को ये भी बताता हूँ बेटा यही चीज तू दिल्ली जाके या बड़े शहर में जाकर के इतना पैसा खर्च करके पढ़ेगा, अगर इसकी अप्रोच बदल देगा। और बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी समस्या आ गई ऑनलाइन की। ऑनलाइन में समस्या क्या आई है, आपने भी ये नोट की होगी कि बहुत ही कम ज्ञान वाले और कम मार्गदर्शन वाले बच्चे ये मान बैठे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, और उन्होंने सैकड़ों ग्रुप बना लिए। जी। नेट सेट ज्योग्राफी ग्रुप, नेट सेट ज्योग्राफी ग्रुप बना लिए। जी। अब वो ग्रुप बना करके और वो लोग उनको कुछ किताबें ले ली इंडिया की जो चली आ रही है ट्रेडिशनली, उन किताबों से उनका लिस्ट बना करके उन बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। बनाया ग्रुप का उद्देश्य है गाइड करना, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से बचना होगा। कि कौन सी एजुकेशन से, जो एजुकेशन एक एक्सपर्टाइज जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट नहीं दे रही है। जैसे जी। आप जिस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, जिस एकेडमी से बिलोंग करते हैं, एकेडमी है वो मान्यता प्राप्त है। इस जी। तरीके की अच्छी अच्छी एकेडमी इंडिया में है। जब तक कोई भी इंस्टीट्यूट या ऐसी एकेडमी है उसके द्वारा वेल डिफाइंड सिलेबस है, तब तो आप उनको फॉलो कीजिए। बाकी आप सैकड़ों ग्रुप के अंदर कोई भी बच्चा अगर आपको पढ़ा रहा है तो आपको ऑनलाइन क्लास के पीछे नहीं पढ़ना है। ये तो जी। आपका मार्गदर्शन का और क्लास का रहा। जी। अब बात आती है सिलेबस की। चलिए। सिलेबस को हम कैसे फॉलो करें। बच्चों के मेरे पास फोन भी आते हैं, आपके पास भी कितनी सारी क्वेरीज आती होंगी। आप खुद जी। भी शिक्षक के रूप में अपना दायित्व तो निभा रहे हैं। बच्चे सिलेबस को देखते हैं तो वो अलग अलग यूनिट बना करके उनके पीछे पड़ जाते हैं पहले बुक्स को कलेक्ट करने के लिए। इसको पूरा होलिस्टिक रूप में नहीं पढ़ते हैं बच्चे। उसको पढ़ना चाहिए उनको कि जैसे क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इनके सबके पीछे न भाग करके पहले उसको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। फिजिकल ज्योग्राफी को भी केवल फिजिकल ज्योग्राफी में नहीं पढ़नी है। वो अगर थॉट पढ़ रहा है तो अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहा है, वहां डेविस को पढ़ रहा है। वो उसकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं डेविस को किस रूप में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। उसको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है तो वो अमेरिकन स्कूल में सैम्पल को पढ़ रहा है, या विलियम मॉरिस डेविस को उसके हटिंगटन को पढ़ रहा है, तो उसको वहीं उस चीज को अपनी अप्रोच को थोड़ा डायरेक्शन दे करके पढ़ना होगा, न कि केवल वो जियोमोर्फोलॉजी ले आया। अब जियोमोर्फोलॉजी में वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं नेट में से कौन सा टॉपिक पढ़ूं। कुछ सिलेबस में जी। आपने देखा होगा हर यूनिट में ऐसे टॉपिक भी हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल। वो केवल उसे कनेक्ट करता है सिलेबस को। अब वो बच्चे ऐसे भी हैं 50% जो शुरू में ज्यादा लेबोरियस नहीं होते, लेवल पे भी नहीं होते, वो मिसगाइड हो जाते हैं ऐसे जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप से, या ऐसे जो छोटी कोचिंग बनी हुई है वहां जी। जा करके। और ऐसे जो लोग उनको मतलब एक तरह से गुमराह करते हैं, जिसे आप टूरिज्म के अंदर लक्का गिरोह कहते हैं ना, वैसे जी। हमारे एजुकेशन में भी गिरोह आ गया है। वो गिरोह उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो ऐसा बच्चा जो सिलेबस को ढंग से समझ के अगर पढ़ लेगा, फिर आप आइए आगे। जैसे नेक्स्ट में इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जुड़ी हुई जितनी बुक्स हैं, केवल इकोनॉमिक नहीं पढ़ना। सर ह्यूमन ज्योग्राफी तो है ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से आना जरूरी है उनके लिए सिलेबस जी। नेट में। पर ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से नहीं, पर ह्यूमन ज्योग्राफी का मैटर तो है। अर्बन सेटलमेंट अर्बन में चला गया, बिल्कुल। रूरल सेटलमेंट सेटलमेंट ज्योग्राफी में चला गया, तो एनवायरमेंट रिलेशन है वो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में चला गया। तो सिलेबस कैसे नहीं है। फिर जी। ट्राइब्स का और रेसेज का और पॉपुलेशन का है वो अपनी अपनी कंसर्न ब्रांचेज में चला गया। तो जी। आप उसको एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़िए, ऐसा नहीं है। अगर हम इंटीग्रेटेड पढ़ते हैं तो हमारे सामने मोटी मोटी बुक कौन सी आती है, फिजिकल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके अलावा आप सोशल नहीं पढ़नी, कल्चरल पढ़ लो, कल्चरल में मोटी मोटी सारी चीजें आ जाती है। पॉलिटिकल छोटा सिलेबस है, बच्चे उसके लिए दो दो तीन तीन किताबों के मतलब ला करके इकट्ठी कर लेते हैं। और पॉलिटिकल में क्वेश्चन भी सिलेक्टेड आते हैं, हमें पता है कि डाइवर्ट नहीं होते क्वेश्चन, कोई इधर उधर से आता है। 4-5 टॉपिक हैं, ये जियोपॉलिटिक्स पे आएगा, ये अपना फेडरलिज्म पे आएगा, ये बाउंड्रीज और फ्रंटियर पे आएगा। ये कुछ थेरीज है जो हमारे सिक्योरिटी के ऊपर है, मैकेंड्री की हो या महान की हो या डीसेवरेस्की की हो, जो जो भी थेरीज है फिक्स है, जी। वो बिल्कुल। उसके लिए भी किताबें ढूंढ के इकट्ठी करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, हमें इसको छोटा करना है। छोटा करने का मतलब कम नहीं पढ़ना, इसे हमें सब्जेक्ट के नाम छोटे करने हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो नए सिलेबस में बच्चों के लिए काफी दिक्कत रही, जैसे थॉट में कुछ चीजें जुड़ी थी, वो मैंने इस बार रिवाइज एडिशन में डाल दी।
पर जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज हैं, GIS, रिमोट सेंसिंग, रिसर्च मेथडोलॉजी, इनके लिए है, उनके लिए थोड़ा सा बच्चों को आइए कि उनके लिए अभी लेटेस्ट मैटर आया नहीं है। कुछ किताबें थी वो ट्रेडिशनली है, वो काफी दिन से थी। 1999 में कोई पुराना जो मैटर था रिमोट सेंसिंग का, उसको ट्रांसलेट करके वो बुक बनाई गई है, उनको अपडेट नहीं किया गया। तो अब आज तो उस समय से लेके आमूल चूल चेंज हो चुका उसके अंदर। इसलिए उनके लिए बेसिकली किसी भी बच्चे को यदि रिमोट सेंसिंग, GIS और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो उसको पहले एक बार 11वीं 12वीं की जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी NCERT की, उनसे बेसिक पढ़ने हैं दोनों चैप्टर। उसके बाद ये बच्चे यदि, क्योंकि एक तो आपने देखा होगा अंकित जी की सिलेबस के अंदर जो रिमोट सेंसिंग में टर्मिनोलॉजी है उसमें हिंदी इंग्लिश में ज्यादा अंतर नहीं आता। बिल्कुल आप रिमोट सेंसिंग पढ़ते हैं, स्पाशियल डेटा, नॉन स्पाशियल डेटा जल्दी समझ में आ रहा है हिंदी के बच्चे के। जी अब उसको स्थानिक और गैर स्थानिक बोलोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। जी तो बिल्कुल इसलिए बच्चों को उस टर्मिनोलॉजी को भी अपनाना होगा। और बहुत ही जी छोटी छोटी इजी किताबें हैं ITC की, डाउनलोड करो, 6th क्लास की इंग्लिश की तरह। तो एक बच्चों को ये भी थोड़ा सा डर निकालना होगा कि मेरे को इंग्लिश में चीज समझ में नहीं आ रही है। बहुत छोटी छोटी किताबें 60-60 77 पेज की, और डाउनलोड के एक GIS पर है, एक रिमोट सेंसिंग पर है। कौन कहता है पूरी पढ़िए? आप अपने सिलेबस के 20 पेज निकाल लो उसमें से, बस वो उसी में से क्वेश्चन आते हैं कि ये सैटेलाइट जो इमेजरी क्या है, कि किस रूप में हम सैटेलाइट इमेजरी हमारे काम में लेते हैं, ये हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी से GIS एनालिसिस कैसे करेंगे, GPS का क्या काम है, GPS के पहले कितने सैटेलाइट थे, US से कितना सपोर्ट है, इंडिया के कितने हैं, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कितना है। मोटे मोटे टॉपिक है, उनको बच्चों को देखना चाहिए कि हमें इसके लिए कोई भी ट्रेडिशनल किताब नहीं लेनी चाहिए। मैं इतना ज्यादा, मेरा दिमाग ऐसे हो जाता है, सिर्फ इसलिए आहत होता हूं मैं एक ग्रुप देख करके कि वो बच्चे बेचारे मारे जाते हैं जो बच्चे किसी अच्छे मार्गदर्शन में नहीं होते और वो मिसगाइड होकर के इन ग्रुप से जुड़ जाते हैं। ये इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। फिर आती है बात रिसर्च मैथोलॉजी की। जी रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर अच्छी किताबें पुरानी भी हैं। एक प्रोफेसर हीरालाल जी की बुक थी, शोध विधि और मात्रात्मक भूगोल, अच्छी किताब है, उसमें बेसिक चीजें हैं, कुछ थ्योरी भी है। ऐसी थ्योरी है जो अपने अर्बन ज्योग्राफी में भी हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी हैं, वो भी अच्छी किताब है। इसके अलावा आप जनरल कोई भी किताब देख सकते हैं मैथोलॉजी के लिए, जो रिसर्च मैथोलॉजी किताब है, जरूरी नहीं ज्योग्राफी की हो। भाई इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो, JNU के असलम महमूद साहब थे, अच्छी किताब लिखी है उन्होंने, बहुत ही, आज भी उसकी वैल्यू है। जी जी एटीज में आई थी वो, उसमें बेसिक चीजें बहुत अच्छी हैं, और नेट में कई क्वेश्चन उसमें से पढ़ते भी हैं। और रही बात फिर आके प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में अब आजकल देखने को कम मिलती है। एक छोटी सी बेसिक किताब खुल्लर साहब ने लिखी थी, वो बहुत अच्छी किताब थी प्रैक्टिकल के अंदर, और उसमें क्वेश्चन भी आए थे, क्योंकि बेसिकली मोंग का उसकी जो बुक है उसमें डायग्राम अच्छे हैं, और वो अनुवाद भी हुआ उसका मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी से, उसमें से कई क्वेश्चन नेट के अंदर आते हैं। अब बच्चे को पकड़ में आती नहीं है वो चीज, और वो पुरानी किताबें, पुराने जो डेटा है 70s 80s के रटे रटाए, उन बुक्स को वो उठा लेते हैं। ये एक जो मेजर प्रॉब्लम थी वो नेट के सिलेबस की थी। सिलेबस को हमें थोड़ा सा इंटरक्रॉस करके पढ़ना होगा कि ये टॉपिक केवल इसी सब्जेक्ट का नहीं है, इसके लिए और भी सब्जेक्ट है जिनमें हमें टॉपिक मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो ये ये सिलेबस की बात है थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर ने देखिए अभी जो सारी बातें बताई है, गागर में सागर है। इस लेक्चर को, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कैसे करके आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है। देखिए एक तो सिलेबस की प्रिपरेशन है वो अलग है, लेकिन उससे पहले आपको जो अपना माइंडसेट तैयार करना होता है कि ताकि आप डाइवर्ट ना हो सकें, जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें उन पर अपना समय खराब ना कर लें। तो आप मिला जुला के अपना कोर चीजें निकाल लेंगे, उसको आसानी से पढ़ना है। लिमिटेड किताबें हैं, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, तो आराम से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। एकदम गागर में सागर वाली ये बातें हैं सर की। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप अपना अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इनको जरूर से फॉलो कीजिएगा। सर इसके बाद एक समस्या, मान लीजिए नेट JRF क्वालिफाई एक कर चीज लिया। और रह गई मेरी, जी जी एक बिल्कुल चीज बिल्कुल। और, या जो प्रैक्टिकल में और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ सिलेबस ऐसा दे रखा है जिसको मैथमेटिकल पार्ट मान करके और उसको हम उधर ले गए प्रैक्टिकल में, जबकि वो पार्ट हम जियोमॉर्फोलॉजी में ही पढ़ते हैं, जैसे ड्रेनेज डेंसिटी, जी 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 बिल्कुल। तो मोर्फोमेट्रिक एनालिसिस। तो मोर्फोमेट्रिक एनालिसिस और ड्रेनेज डेंसिटी हैं, आकार मिति विश्लेषण और जो अपवाह तंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, उनका एक छोटा सा टॉपिक है। अब तो मैंने इसके ऊपर अच्छे नोट्स तैयार कर दिए हैं, जल्दी वो आ जाएंगे, लेकिन वो आप ज्योमॉर्फोलॉजी में पढ़े। तो ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि आप सिलेबस को UGC के द्वारा दिया गया है, पर अपने हिसाब से मॉडिफाई करें।
कि ज्योमोर्फोलॉजी की और कौन सी चीजें हैं जो अदर यूनिट में है, जी जो मुझे बाद में दोबारा वो परेशान करेंगी, तो उनको निकाल करके आप इधर ले सकते हैं। ऐसे आप बिल्कुल बच्चा अपने दिमाग से भी उसको सेट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके लिए भी तो जरूरी है ना कि स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनत अपने लेवल पे भी थोड़ा ज्यादा करे, बहुत जरूरी है। क्योंकि टीचर के सामने एक प्रॉब्लम ये होती है, एक एवरेज स्टूडेंट है, एक अबव एवरेज है, एक बिलो एवरेज है, तो एवरेज लेवल तक टीचर को बना के रखना पड़ता है। तो उसके लिए जरूरी है कि स्टूडेंट भी अपने लेवल पे थोड़ा काम करे। और आजकल ऐसा है कि डिपेंडेंट स्टूडेंट ज्यादा हो गया है, कि हद से बिल्कुल। ज्यादा डिपेंडेंट है, तो थोड़ा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो फिर काम हमारा इजी हो ही जाएगा। बिल्कुल। अब इसके बाद सर ये एक क्वेश्चन आता है जो स्टूडेंट का बार बार आया भी है कि पीएचडी का टॉपिक जब हमने नेट क्वालिफाई कर लिया है, अब हम पीएचडी करने जा रहे हैं, किस तरीके, या फिर हम रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हैं, तो हमारे सामने समस्या है कि हम कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करें। अब हर जगह ये बताया जाता है कि एक ऐसा टॉपिक देखिए जिसपे काम कम हुआ हो, लेटेस्ट हो, और इस तरीके का टॉपिक देखिए, और जो जिसका फ्यूचर में भी थोड़ा डिमांड रहे। अब किसी भी टॉपिक पे सर्च करने जाएं तो उस पे भर भर के रिसर्च पेपर मिलते हैं, हर एक पे आपको थीसिस मिल जाएंगी। तो ऐसे में कैसे करके सेलेक्ट किया जाए रिसर्च पेपर और या फिर अपना पीएचडी टॉपिक के लिए, इसके बारे में बताइए जरा। इसके लिए ये करना चाहिए कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो या तो रिसर्च डेवलपमेंट जो कमेटी है, वो या गाइड आपको जाते ही ये कहेगा जो आपने अभी बात बताई, जाइए लाइब्रेरी में देखिए और रिपीटेशन रोकिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेरे गाइड ने 96 में ही ये चीज बताई थी। जब मैंने पूछा, सर टॉपिक कौन सा, बेटा ऐसा टॉपिक लेना जिसका फ्यूचर हो। ये लाइन आप हमेशा जीवन में याद रखना, क्योंकि अगर आपको करियर पीएचडी कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भूगोल सब्जेक्ट को अपना करियर में सब्जेक्ट चुन लिया है। आप अपना करियर कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में ढूंढ रहे हैं। तो आप ऐसे सब्जेक्ट को चुनिए जो वर्तमान में कंटेम्प्रेरी है और फ्यूचर में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, उसको आप चुनिए। इसके लिए अब आप ढूंढेंगे कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या आती है। जी आप कुछ ग्रुप हैं इंटरनेशनल लेवल के, उन ग्रुप से जुड़िए, जैसे academia.edu। तो ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, उनमें आप आजकल थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन लेने लगे, पहले फ्री थे, अभी भी कुछ फ्री हो रहे हैं, उनमें जुड़ जाइए आप। सारे जो इंटरनेशनल जर्नल हैं, आपने भी ज्योग्राफी में कई बार पढ़ा होगा, जैसे अपना जर्नल था एरिया, कनेडियन ज्योग्राफर, ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर, ग्लोब, और जो अपने रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का एनाल्स है, वो पहले निकालती थी सोसाइटी। अब आजकल सोसाइटी जितनी भी हैं, उन्होंने इसको अफोर्ड करना बंद कर दिया है और बड़े बड़े पब्लिशर को दे दिया। और ये पब्लिशर केवल 3 ही है, जॉन वाइले, एल्सवेयर, स्प्रिंगर और सेज भी निकालने लग गया है। तो ये ऑनलाइन है। अब आप उसको पढ़ोगे तो पूरा पैसा लेंगे, लेकिन जो जो बच्चे पीएचडी में टॉपिक चुनना चाहते हैं, वो करंट में ऑनलाइन चेक करें, कोई भी अपना चॉइस का सब्जेक्ट देखें। जैसे सपोज करो, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर फ्यूचर खूब है, तो उन गोल से जुड़े हुए जो सब गोल हैं, उन गोल के ऊपर जो टॉपिक जुड़े हुए हैं उनको लीजिए। जैसे वाटर है, वाटर के ऊपर उसका एस्पेक्ट लीजिए। वाटर पे हजारों पीएचडी हो गई, पर आप जी उसमें ऐसा एस्पेक्ट चुनिए जो आज काम का है। आज चल रहा है साइट सुटेबिलिटी फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसे टॉपिक चुनिए जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। उसके लिए आपको इन साइट पे जाना जरूरी है, और उस साइट पे जाओगे तो आपको टॉपिक का नाम और उसका एब्स्ट्रैक्ट दिखा देगा वो। पूरा पेपर पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन मांगेगा। आपको केवल उसको टॉपिक और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर है दिमाग का, उसको कैच कर लेगा कि मेरे जी काम का है या नहीं है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि जी एक प्रॉब्लम और हो रही है। मैं शिक्षक साथियों के विरुद्ध नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्टली जो हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जो ज्यादातर मेरे साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जो शिक्षक साथी हैं, वो लोग अपडेट नहीं हो रहे। अपडेट नहीं होने से वो बच्चों को भी सही गाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन बच्चों को खुद मेहनत करके थोड़ा ऑनलाइन उनकी सर्च करनी पड़ेगी। जी जी सर जी हाँ हाँ, तो उनको ऑनलाइन सर्च करनी पड़ेगी। जी तो और देखिए। आजकल वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, फोन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जैसे जेएनयू में मैं नाम बताऊं, प्रोफेसर बीसी वैद्य साहब हैं, वो पुणे से आए हुए हैं और यहाँ जेएनयू में अभी सेटल है, और उसमें सीएसआरडी के अंदर। वो सर जैसे फोन करोगे तो किसी भी टाइम आपके फोन का दूसरे दिन जवाब देंगे, चाहे पर जवाब देंगे, हाँ बेटा कैसे फोन किया था, फिर वो अच्छा समझाएंगे आपको। और वो एक जर्नल के एडिटर भी है। तो ऐसे कई लोग हैं देश के अंदर जो आप उनको फोन कर सकते हैं। हम हेजिटेट होते हैं, तो पीएचडी जो एस्पिरेंट है उनको, जो स्कॉलर है, उनको कभी भी हेजिटेट नहीं होना है। वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर
अच्छे जो प्रोफेसर हैं उनको फोन करके भी पूछ सकते हैं। जी। देखिए ये अब कितनी अपडेटेड आपको जानकारी मिली है, इन सभी पॉइंट को आप नोट कीजिए अच्छे से। और एक एक जो पॉइंट सर ने बताया, जिन जिन जर्नल्स का नाम बताया है, जो तरीका बताया है, उस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको जरूर से अपना टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करना है वो जरूर से मिल जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो वर्तमान में समस्याएं हैं, उन जो समस्या आपके सामने आ रही है, जो भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखिए, उसको धीरे धीरे करके फाइन करते रहिए और अपना टॉपिक आप अपने सामने लेकर के आ सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है, बेहतरीन तरीका जो सर ने अभी बताया, किस तरीके से आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, उस पर आगे काम करना है, उसका फ्यूचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा सर, अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में अब जैसे आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो लॉकडाउन का समय है, वैकेंसी सारी धीरे धीरे करके कैंसिल हो रही हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। तो इस समय पर जो एक स्टूडेंट है जिसने नेट जेआरएफ कर लिया है, वो अभी घर पर ही बैठा है। तो कई स्टूडेंट के ऐसे भी, क्योंकि इससे हताशा से ये क्वेश्चन निकल के आया है, हताशा से, निराशा से, कि अब न जाने मेरा फ्यूचर क्या होगा, नेट जेआरएफ कर लिया है, अब आगे का कोई ध्यान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बन नहीं पा रही हैं, फ्यूचर इसमें कितना कारगर है या नहीं है, क्योंकि केवल नेट जेआरएफ का एग्जाम निकाल लेना ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम निकालना पड़ेगा, सारे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। तो इस समय पे अपने आप को कैसे करके मोटिवेट रखें, सस्टेन रखें अपने आप को, क्योंकि सस्टेन करना ही एक अपने आप में चैलेंज है, एक ऐसे लेवल के स्टूडेंट के लिए जो अभी मतलब हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट है। तो कैसे करके अपने आप को मोटिवेट रखें। देखिए ये बात आ गई आपके कि ज्योग्राफी में यहाँ तक पहुंच के आप अपने करियर को कैसे वो कंटिन्यू करे। जी। तो करियर को कंटिन्यू करने के लिए उसने जितनी पढ़ाई करी है, या तो वो अपना जैसे आजकल अच्छी अगर उसकी कैपेसिटी है तो ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों से जुड़े हो। इसके अलावा जीआईएस रिमोट सेंसिंग है, वो ऑनलाइन क्लासेस खूब हो रही है। देखिए ज्योग्राफी के अंदर स्कोप इतना ज्यादा है हमारे इंडिया में, फिर भी थोड़ा बहुत अभी ये एडवांस नहीं हो पाया, लेकिन अब ये काफी बढ़ रहा है। यूएस में तो कॉमर्स का जो जितने भी काम होते हैं उनमें ज्योग्राफी का आदमी काम करता है, क्योंकि कम्युनिकेट करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है डेटा को। तो जीआईएस जो सीखा हुआ बच्चा है उसको कॉमर्स के अंदर भी उसको उस डिपार्टमेंट के अंदर लगाया जाता है। और जो साइंस के डिपार्टमेंट हैं वहाँ तो रिमोट सेंसिंग का काम है ही है, जीपीएस वगैरह का पूरा काम हो गया। जो मौसम विभाग है उसके अंदर भी जोग्राफर को लेने लग गए। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि अपने सेंसस डिपार्टमेंट में जोग्राफर की पोस्ट निकलती है। तो ऐसा कोई लगभग लगभग डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर ज्योग्राफी के स्टूडेंट की डिमांड होती है। लेकिन बात ये आती है कि अभी बैठे बैठे वो बच्चे क्या करें। अभी उन बच्चों को अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में गहराई से जाना है। और मैं तो एक ही बात आपको बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी का आजकल स्वरूप बदल गया है। जैसे प्रैक्टिकल को ले आप, आजकल हमारा ग्रुप ये कहता है कि जरी फीता सर्वेक्षण, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण ये सब पुराने हो चुके हैं, इनको बंद कर दो, अब जीआईएस आएगा और जीआईएस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही सारा सर्वे होगा। जब गांव में पटवारी जरी चैन फीता सर्वेक्षण छोड़ दिया, वही मशीन से जमीनें नापने लग गए, तो हम ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल सिखा के क्या करेंगे। ऐसे में अगर वो बच्चे जिन्होंने नेट कर रखी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आगे जा करके वो उन बच्चों को उस पीढ़ी को क्या पढ़ाएंगे यदि वो अपडेट नहीं होंगे तो मेरे पास भी कई बार आप फेसबुक और उनके थ्रू देखते हैं तो कई ग्रुप ऐसे हैं जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं। उन बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए, बिना, अंकित जी, बिना जीआईएस रिमोट सेंसिंग के। मैं ये कंपलसरी मानता हूँ कि आज के जमाने में कंपलसरी है। अगर किसी ने ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ और पीजी करके नेट जेआरएफ किया है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहा है तैयारी करने, तो उस बच्चे को 100% जीआईएस रिमोट सेंसिंग सीखना जरूरी है। इसके बिना आगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर वो चला भी जाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसकी वो स्थिति होगी कि जैसे ही बैंकों के अंदर कंप्यूटराइजेशन हुआ था और सभी लोगों को, हर एज के लोगों को कंप्यूटर सीखना पड़ा था, तो हमारे ज्योग्राफी में भी धीरे धीरे, अगर जीआईएस रिमोट सेंसिंग नहीं आता है, जीपीएस जीआईएस रिमोट सेंसिंग तीनों चीज, वो उसको वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इतना बढ़िया मौका है कि अब ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री है, जैसे इल्विस फ्री है, अपना ये कई सारे जो इल्विस की तरह ही पायरेटेड भी आ गए बाजार में, खूब अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है काफी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं। तो सीखिए उसको। इल्विस एक जीआईएस का ही नहीं, उसमें बहुत सारी ज्योग्राफी भी भरी है, उस पर काफी सारा स्पाशियल डेटा भरा पड़ा है, उसको सीखे। वो न कोई पैसा लगेगा
और न और उनके कंप्यूटर में ही सीख लेंगे। सबके घर में लगभग लगभग कंप्यूटर है, अगर नहीं है तो मोबाइल से पहले वो बेसिक ऑनलाइन क्लासेस लें। और इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अगर फीस भी लगती है तो बहुत नॉमिनल लग रही है। अभी मेरे लगभग लगभग 10-12 साइंटिस्ट मेरे कांटेक्ट में और जानकार हैं, मेरे सीनियर भी हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, मेरी बात होती रहती है महीने में 1 या 2 बार। तो अभी अभी मेरी बात हुई है वाटर रिसोर्स डिवीजन के जो हेड हैं प्रोफेसर एस पी अग्रवाल साहब से, तो उन्होंने ये बताया है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हैं हम, वहाँ चालू है। तो उनका कैलेंडर देख करके iirs.gov.in पे वो अपना उसकी जो साइट देख करके और जो भी कोर्स अप्लीकेबल हो रहा है, मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। वही कोर्स करने के लिए वहां जाएंगे तो वो देहरादून रुक करके कितना खर्चा करके आएंगे, और वो चीज एक बार बेसिक घर पे सीख लेते हैं उनके लिए वो वैल्यूएबल हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा मैं उनको यही कहूंगा कि अपनी ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ वो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग को अच्छे से तैयार करते रहें इस दौरान। जी, तो इस लॉकडाउन के समय में आप किस तरीके से अपने जो समय है उसको यूटिलाइज कीजिए। हताशा निराशा होने का ये समय नहीं है, क्योंकि नहीं कंपटीशन है। लगातार कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। आज हमारे पास जो समय मिला है लॉकडाउन का, इसका हम कोई बेहतर इस्तेमाल करें। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि देखिए रिमोट सेंसिंग जीआईएस के बिना आगे फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपने अगर नेट जेआरएफ कर लिया तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए आगे, और गहन अध्ययन कीजिए। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसको और ज्यादा डिटेल्ड में स्टडी कीजिए। तो इस इन सभी चीजों से आप सीख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के, इस डिस्कशन के माध्यम से, कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं समझता हूँ कि इसको आपने ध्यान से समझा है। अगर आराम से इसको आप एक बार नहीं 2 बार समझिए, 3 बार देखिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो विजन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सारी चीजें सर ने आपको एक्सप्लेन करी, और अपना अनुभव भी साझा किया। सर लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और फिर हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, कि आज के समय में हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बुक्स हमारे पास मार्केट में एक ही यूनिट पे, अगर हम देखें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हर एक यूनिट पे 3-3 4-4 5-5 राइटर्स की बुक्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे जाएंगे फ्री में कोर्सेज हम खरीद सकते हैं। और एक समय वो था आपका जिस समय पर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना मतलब, एक तो रिसोर्सेज की कमी थी, दूसरा हमारे पास जो है कि इंटरनेट का जो यूजेस था वो कम था। तो ज्यादा टफ किस समय पर हुआ करता था, क्योंकि आप तो वो दौर भी देख चुके हैं और आप वर्तमान का भी दौर देख रहे हैं। तो ज्यादा आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा टफ दौर था? क्योंकि आजकल समय में ऐसा लगता है कि क्या पढ़े स्टूडेंट, एक तो कंपटीशन ज्यादा होता जा रहा है और ऊपर से बर्डन उसके ऊपर है। तो क्या ज्यादा टफ रहा था आपके हिसाब से? देखिए, जब अपना हमारा जो समय था 90s का, तब मटेरियल भी लिमिटेड था, तो क्वेश्चन भी उसी पैटर्न के आते थे। जैसे जैसे मटेरियल में विविधता आती गई तो क्वेश्चन भी अपडेट होते गए, और क्वेश्चन भी उसी तरीके से आते गए। कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बाकी उनका डाइवर्जन भी होता गया। जैसे आज देखिए स्टेट्स और जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और काफी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रिसर्च मेथोलॉजी पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। पहले 1 या 2 क्वेश्चन आता था मुश्किल से। तो आज के जमाने में यदि ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया तो क्वेश्चन भी उसी तरीके से ज्यादा आने लग गए हैं। हल्का सा मैं ये जरूर मानूंगा कि धीरे धीरे समय टफ है। उसका कारण एक और है कि थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ गया है। पहले की तुलना में ज्यादा बच्चे भी ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गए हैं और कंपटीशन ज्यादा भी बढ़ गया है। लेकिन उसका सूत्र एक ही है कि बच्चा मिसगाइड नहीं हो, भागते ही किसी कंपटीशन का फॉर्म भरते ही वो गाइड नहीं उठाए, वो बुक उठाए और अपने सिलेबस को कंसंट्रेट करे। और इस ऑनलाइन के जमाने में ज्यादा डाइवर्ट नहीं हो, अपने आप वो कंसंट्रेट करे और 1 या 2 व्यक्ति अपने जीवन में चुन के उनके मार्गदर्शन से अपनी खुद की बलबूते पे खुद के जज्बे को दिखाए और पढ़े। तो आज भी कंपटीशन ज्यादा होने के बाद भी जो लोग मेरिट में है वो तो मेरिट में ही है, उनको जी कोई नहीं रोक पाएगा, वो तो उस मेरिट के ऊपर ही नंबर लाएंगे। बिल्कुल। उनकी पढ़ाई शुरू से ऐसी होती है तो वो तो मेरिट से ऊपर लाएंगे। कंफ्यूजन में जो बीच वाली बेल्ट है, वो जो बच्चे जो कंफ्यूजन वाले जो बच्चे हैं, उस बेल्ट को थोड़ा ऊपर उठना होगा। उसके लिए उनको मैं कहता हूँ मार्गदर्शन की ज्यादा जरूरत है। बजाय उनके पढ़ने के समय उतना ही दे रहे हैं, बुक्स उनके बिल्कुल। पास भी उतनी है, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। जी ऐसे में मैं मानता हूँ कि जैसे अन अकेडमी एक अच्छा गाइडेंस दे रही है, और ऐसा इतना बढ़िया उनको घर बैठे गाइडेंस मिल रहा है ऑनलाइन कि उसके लिए आप दिल्ली या बड़े शहर में जाकर के काफी बड़ी मतलब अमाउंट आपको खर्च करनी पड़ सकती है। जी। तो देखिए, सर इसी से एक सवाल और निकल के आता है कि मैं इसी पे थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहूंगा, कि एक स्टूडेंट है जिसने नेट जेआरएफ अगर कर लिया है या फिर नहीं कर पाया है,
तो स्टूडेंट ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि सर या तो हम नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहें, पीएचडी का एग्जाम दे दें, पीएचडी कर लें, या फिर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने तक पीएचडी को हम रोके रखें, जैसे ही क्वालिफाई हो तब जाके हम पीएचडी करें। तो इस पे आपकी क्या राय होगी? नहीं, रोकना नहीं है, केवल नेट को लेके रुकना नहीं जीवन में, वो पैरेलल चलने वाला होता है। नेट की एक ट्रेंड और है, एक सही पूछा आपने, जो नेट को लेके बैठ जाते हैं उनके साथ समस्याएं ज्यादा होती है, और पैरेलल चलता रहता है वो निकल जाता है। क्यों? बेसिक पढ़ाई से निकलता है नेट। जी। नेट इंस्टेंट पढ़ाई से नहीं होता है कि मैं पीएचडी रोक के 6 महीने नेट कर लूं, तैयारी कर लूं तो मेरा नेट क्वालिफाई या जेआरएफ निकल जाएगा। नहीं, आप अपना रिसर्च वर्क करते रहिए, और साथ में आप नेट सेट और जेआरएफ इनकी तैयारी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी साथ में करते रहिए। इसको आप इसके लिए अपनी पीएचडी या और वर्क रोकने नहीं है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मार्गदर्शन किया, और जितना थैंक बेहतरीन यू। नॉलेज आपने दी है और जितना इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, शायद ही स्टूडेंट एक महीने में भी इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, शायद ही। जितना एक वास्ट एरिया जो एक्सपीरियंस है आपका, उसके माध्यम से आपने हमें हम सबको लाभान्वित किया है, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे थैंक कि यू। थैंक आगे भी आप हमसे जुड़ें और इसी तरीके से मार्गदर्शन करते रहेंगे, और अपनी बिल्कुल। बुक्स के माध्यम से और हमेशा अपडेट हमें करते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू।